जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि हम करने वाले हैं रटना मना है सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल आप देख सकते हैं सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, आपने इस सवालों को देखा होगा, आप अपने प्रैक्टिस सेट में भी देखते होंगे, मॉडल सेट में भी ये सवाल दिखा होगा, यानी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, वहाँ पर भी ये सवाल आपको दिख जाएगा। भक्ति आंदोलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसको बिना रटे याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। देखिए, भक्ति आंदोलन भारत के इतिहास का एक बहुत ही सरल और भावनात्मक धार्मिक आंदोलन था। ये जो आंदोलन था भक्ति आंदोलन, एक मतलब कि धार्मिक एक तरह से समझो कि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य विचार ये था कि ईश्वर को पाने के लिए कठिन कर्मकांड, बड़े यज्ञ या फिर महंगी पूजा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा था कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो बड़े बड़े यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बड़ा पूजा प्रतिष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन सच्चा है और दिल से भक्ति की जाए तो भगवान स्वयं मिल जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? यानी दिखावे की जो पूजा पाठ थी उसके विरुद्ध, देखिए जब भी कोई आंदोलन होता है ना तो वो किसी के विरुद्ध होता है। तो ये भक्ति आंदोलन, भक्ति में आपको जब भक्ति वर्ड इस्तेमाल होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो दो चीज़ों का यहाँ पर होगा, एक होगा जो इंसान, दूसरा होगा भगवान। इन दोनों के बीच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वहीं आया भक्ति। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में संपर्क साधना है, तो संपर्क साधने का दो तीन साधन होता है, या तो आप पूजा पाठ कराओ, बहुत से लोग भगवान को मनाने के लिए बहुत तरह के पूजा पाठ करवाते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि लगता है उनको घूस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिल से सच्ची मन से अगर आप श्रद्धा से अगर आप उनको पाना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात आपको बताई गई है कि कोई भी महंगी पूजा की ज़रूरत नहीं है, अगर मन सच्चा है और दिल से भक्ति की जाए तो भगवान स्वयं मिल जाते हैं। भक्ति आंदोलन ने आम लोगों को ये भरोसा दिया कि भगवान सबके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों वालों के हैं, भाई जो भी यज्ञ करवा रहा है सिर्फ उसका है भगवान, ऐसा नहीं है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, भगवान सबके हैं, ठीक है। तो यही भक्ति आंदोलन में यह संदेश मिला। आइए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इस आंदोलन में भक्ति को सबसे ऊपर रखा गया था। ये जो आंदोलन हुआ इसमें भक्ति को कहाँ रखा गया? सबसे ऊपर रखा गया। भक्ति का अर्थ है प्रेम और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना। प्रेम के साथ और विश्वास के साथ अगर आप कोई चीज़ मांगोगे तो वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा, गरीब को भी मिल सकता है, छोटी जाति वाले को भी मिल सकता है। इसमें कहा गया कि इंसान और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पंडित, मौलवी या पुरोहित के बिना भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। यही था भक्ति आंदोलन। और हाँ, एक बात यहाँ पे मौलवी वर्ड इस्तेमाल किया गया। ये जो भक्ति आंदोलन था ना, ये सिर्फ मतलब कि एक जाति एक धर्म के लिए नहीं था। हर जाति हर धर्म में देखोगे पाखंड हो रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतना रुपया लगेगा, ये पूजा करवा लो, काम बन जाएगा। अरे डायरेक्ट भगवान से बात करो, भगवान तो डायरेक्ट सुनने वाले हैं, उसको किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पंडित, मौलवी, पुरोहित के बिना भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। भक्ति आंदोलन ने समाज में फैली जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और दिखावटी धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध किया। आप बताइए कि ये जो आंदोलन हुआ अभी तक, जो भक्ति आंदोलन से आपने क्या समझा? तो आप बोलोगे गुरुजी भक्ति आंदोलन से हमने ये समझा अभी तक आपने जो बताया कि सबसे पहली बात कि जो दिखावे की जो पूजा पाठ वगैरह हो रही थी वो ख़त्म हुआ होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट तो यहीं पे हो गया। आप बोलोगे तो गुरुजी अब ये भी हुआ कि ऊंच नीच जात का जो था कि बड़े जात वालों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं, छोटे वाले को बाद में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो जाति व्यवस्था भी यहाँ पर ख़त्म हुई भक्ति आंदोलन से, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी तीसरा बात ये समझ में आया कि ये जो है सबका है, सिर्फ अमीरों का नहीं है, ये भगवान गरीबों का भी है, ठीक है। चौथी बात गुरुजी ये समझ में आया आपकी कहानी से कि भगवान को पाने के लिए ना किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी मतलब वकील की ज़रूरत नहीं है कि जज तक पहुंचने के लिए वकील का सहारा लेंगे। भगवान तो ऐसे होते हैं ना जो अपने भक्त का बात को डायरेक्ट सुनते हैं, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आई।
तो इस तरह से आपने 3-4 पॉइंट बना लेना है। आपको बनाने के बाद समझ जाना है कि अगर भक्ति आंदोलन से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और यकीन जानिए अगर सब पर आपने 2-2 3-3 लाइन लिख दिया तो आपका 12-13 लाइन ऐसे ही आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं कि ये आंदोलन हुआ कहाँ था। तो ये आंदोलन उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह पर फैला था। याद रखिएगा, उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, ये भारत का नक्शा होता है इस तरह से। तो ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर या दक्षिण। तो इस तरह से फैला था ये आंदोलन उत्तर दक्षिण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आंदोलन उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगहों पर फैला। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में भक्ति का संदेश दिया गया ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें। अब बात को समझ में आई। तो ये आंदोलन हुआ कैसे, इसको चलाया कैसे गया, ये फैला कहाँ कहाँ तक, इसके बारे में समझते हैं। पहले हम पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है। भक्ति आंदोलन ने लोगों के मन में प्रेम, समानता और भाईचारे की भावना पैदा की और समाज को सरल और मानवीय बनाने का प्रयास किया। अब आइए, सबसे पहली बात तो आपने समझा कि भक्ति आंदोलन क्या था, ये क्यों हुआ, सारा कुछ समझा आपने। उसके बाद ये कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर नीचे। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हुआ। अच्छा, इसने क्या संदेश दिया? इसने आम जन को भक्ति का संदेश दिया ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें। यानी कि अलग अलग भाषाओं में इसका प्रचार किया गया। कहीं पर अगर बिहारी बोला जा रहा है तो बिहारी भाषा में, कहीं पर संथाली बोला जाएगा तो संथाली भाषा में, कहीं पे बंगाली बोला जाएगा तो बंगाली भाषा में, कहीं पे गुजराती बोला जाएगा तो गुजराती भाषा में। तो अलग अलग भाषाओं में इस भक्ति का जो है संदेश लोगों को दिया गया। ठीक है गुरुजी। इसके बाद असर, कोई भी काम आप करते हो ना तो उसका असर दिखता है, रिजल्ट दिखता है। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम का तो इसका रिजल्ट दिखेगा। अगर आप खूब मेहनत कर रहे हो तो अच्छे नंबर से पास करोगे, अगर आपने फांकी मारी है तो डायरेक्ट फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से असर दिखता है। तो इसका असर क्या हुआ? तो भक्ति आंदोलन ने लोगों के मन में प्रेम भर दिया। समझा? अब जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति है, अब इसको आके समझाया गया कि देखो, जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो खुदा होते हैं, वो सबके होते हैं, तुम्हारे भी इसके भी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम्हारी बात सुनेंगे, इसके नहीं सुनेंगे। अगर तुम इसको सताओगे और ये सच्चा मन से और हृदय से प्रार्थना कर दिया तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो इन लोगों के मन में डर पैदा हुआ कि भाई ईश्वर जो है, भगवान जो है वो सबका है, तो इसलिए जो है सबसे मिलजुल कर रहना है। तो लोगों के मन में क्या भर दिया? प्रेम भर दिया, समानता, सबको इक्वलिटी मिला। अब ये जो गॉड यहाँ बैठा है, ये दोनों को एक नज़र से अगर देखेगा तो इक्वलिटी मिलेगा कि नहीं? ठीक है। वरना अगर इसको पता चल जाए कि ज़्यादा पैसा वाले को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो फिर इसको घमंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को क्या हो गया? मन में प्रेम हुआ, समानता मिली और भाईचारे की भावना पैदा हुई। सब मिलजुल कर रहने लगे और समाज को सरल और मानवीय बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये था भक्ति आंदोलन के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बुक के आंसर को थोड़ा सा सरल बनाया जाए। मैंने बुक स्टडीज़ किया और देखा, मैंने काफ़ी टेढ़ा लैंग्वेज था वहाँ पे, टफ लैंग्वेज था और उसको रटने में आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में इसको बनाने का कोशिश किया है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। वो भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके बार बार रिपीट होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 2 को। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काला शहर और गोरा शहर में अंतर आपको स्पष्ट करना है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम में घुमा घुमा कर बार बार पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस क्वेश्चन को मैं समझाऊँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसी तरीक़ा से जो बुक आप मार्केट में देख रहे हो, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर PYQ के नाम पर भी बुक लॉन्च कर दिया गया है। तो उसका, लेकिन बच्चे लास्ट समय में देखिए, जब इसके पास कोई चांसेस नहीं होता है कि एग्ज़ाम है, अब 10 दिन 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है, क्या पढ़ के जाएँ, तो लास्ट में वो PYQ और मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट समय में PYQ और मॉडल पेपर पढ़कर जाएँ, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए ई बुक को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि ये जो मैंने ई बुक बनाया था सभी विषयों का, ई बुक जो है पूर्णतः, यानी कि पूर्णतः जो है वो PYQ, 8 साल का PYQ है इसमें और 3 साल का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, बनाया गया है रिवीजन के लिए। ठीक है ना, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया था कि लास्ट में वो PYQ और मॉडल पेपर देख कर जाएँ। अगर क्वेश्चन रिपीट होती है तो सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो और उनका आंसर भी मैंने बुक से अलग बनाया है।
ठीक है। बुक में जो आंसर है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बुक में आंसर है वही टाइप कर देते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या होगा, बच्चे तो फिर रट नहीं पाएंगे ना, याद नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसका आंसर को बिल्कुल सरल भाषा में बनाया है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों बनाया है। तो आप लोग उसको लीजिए, जिन लोगों ने नहीं लिया है, और जिन लोगों ने लिया है तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट में कि आपको ये बुक कैसा लगा, खास करके इंग्लिश का जो मैंने बनाया था आप लोगों को विद हिंदी ट्रांसलेट, वो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। कह रहा है कि काला शहर और गोरा शहर में अंतर आपको स्पष्ट करना है। देखिए काला शहर जो होता है ना, देखिए इसको कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे गंदा, एक को बोलेंगे हम लोग साफ़। गंदा को हम लोग डिनोट करेंगे काला से, और साफ़ को डिनोट करेंगे गोरा से, ठीक है। अब जैसे पानी गंदा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, काला पानी। अच्छा, माहौल गंदा है तो क्या बोलेंगे, काला समाज। बात समझ में आया। और साफ़ को हम लोग गोरा से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए अब काला शहर और गोरा शहर का अर्थ होता है रंग से नहीं, बल्कि रहने के तरीके और जीवन की सुविधाओं से जुड़ा होता है। अब कोई शहर है, अब शहर को कैसे बता सकते हो कि ये काला शहर है, गोरा शहर है, तो वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो नेचर है, अब उसके ऊपर आप बता सकोगे कि ये काला शहर है या फिर गोरा शहर है। देखिए काला शहर का वह हिस्सा होता है जहाँ आमतौर पर गरीब लोग रहते हैं। अब देखिए जहाँ ज़्यादातर गरीब लोगों को आप देखोगे, गरीब का मतलब ये नहीं मिडिल फैमिली, गरीब का मतलब सबसे नीचे। जब आप जाओगे तो आप लोग देखोगे सुविधाओं की कमी के कारण वो लोग थोड़ा गंदे हो जाते हैं। आज हमने आपको बताया कि जहाँ गंदा होगा वहाँ पे काला वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात समझ में आए। तो गरीब लोग रहते हैं, यहाँ मकान छोटे होते हैं। देखिए मकान छोटा होगा तो गंदगी फैलेगा ही फैलेगा। कंजस्टेड होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाके, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होंगे वहाँ गंदगियाँ ज़्यादा होगी तो वो भी काले हो जाएंगे, और अक्सर कच्चे या टूटे फूटे होते हैं, ठीक है। तो काले शहर में आएंगे ये सब। गलियाँ जो है काले शहर की क्या होगी, संकरी होगी, यानी कि छोटी छोटी होगी। साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं होती और नालियाँ अक्सर जाम रहती है। ये काले शहर की पहचान है, ठीक है। पीने का पानी जो है वो भी साफ़ नहीं मिलेगा। बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं भी सीमित होती है, यानी कि कुछ देर के लिए लाइट आएगी फिर चली जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में जाओगे, कुछ दवा लेने के लिए कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये सब काले शहर है। काले शहर में रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी करके जीवन चलाते हैं। अच्छा ये बताओ, अब ऐसे शहर में कौन रहेगा, तो जो मेहनत मजदूरी करने वाला होगा वही ना रहेगा। ऐसा थोड़ी कि जो नौकरी करके आएगा वो उस शहर में रहेगा, कभी नहीं रहेगा। वो बढ़िया शहर चला जाएगा। और उनका जीवन संघर्ष से भरा होता है, बिल्कुल संघर्ष से भरा होता है। सुबह होती है, सबसे पहले पानी भरने जाना है, 4 बजे 5 बजे से देखोगे पानी के लिए लाइन लगा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका वो मैंने देखा है भाई, बहुत ऐसे शहर होते हैं ना जहाँ पर जब सुबह होती है ना तो लोग अपने अपने बर्तन लेकर के पानी के लिए लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप अपने घर पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी पापा काम करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत संघर्ष भरा जीवन है, खूब मेहनत कीजिए मन लगा करके, ठीक है। आइए इसके विपरीत हम लोग जानेंगे गोरे शहर के बारे में। तो गोरा हम लोगों ने बताया था साफ़ सुथरा जो होगा उसको हम लोग गोरा में रखेंगे। अब साफ़ सुथरा शहर में कौन बना कर रखता है, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो एकदम क्लीन रखते हैं एकदम। तो इसके विपरीत गोरा शहर अमीर व संपन्न लोगों का क्षेत्र माना जाता है। गोरा शहर किसका होता है, अमीरों का होता है। यहाँ बड़े बड़े पक्के मकान आपको दिखेंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखेंगी, और साफ़ सुथरा वातावरण होता है। पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल और बाज़ार जैसी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। गोरे शहर में रहने वाले लोगों का जीवन अपेक्षाकृत आरामदायक और सुरक्षित होता है। यहाँ नियम कानून का पालन भी बेहतर ढंग से किया जाता है, ठीक है। तो ये काले गोरे का अंतर आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। इस तरह काला शहर कठिन जीवन और अभाव को दिखाता है, यानी कमी को दिखाता है, जबकि गोरा शहर सुविधा, स्वच्छता और बेहतर जीवन के स्तर को प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि एग्ज़ाम के समय में जब कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो फिर वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।